हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में। यह हमारा स्पीकिंग इंग्लिश से रिलेटेड 5th ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप वर्ब्स के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, हमने अपने 3rd ट्यूटोरियल में वर्ब्स के बारे में बताया था कि वर्ब्स एक्चुअल में कहते किसे हैं और इसे किसी वाक्य में कैसे खोजना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम वर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं उस विषय में जानने वाले हैं। तो बेसिकली वर्ब्स 4 प्रकार की होती हैं: फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। यहाँ जो फर्स्ट फॉर्म है उसे हम V1 के नाम से इंगित करते हैं, सेकेंड फॉर्म को V2 के नाम से, थर्ड फॉर्म को V3 के नाम से, और जो यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है इसकी उत्पत्ति फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ने से होती है, इसलिए इसे हम V1 प्लस ing के नाम से इंगित करते हैं। यहाँ जो फर्स्ट फॉर्म है इसे हम सिंपल प्रेजेंट या बेस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, सेकेंड फॉर्म को सिंपल पास्ट के नाम से, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल के नाम से और फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल या ing फॉर्म के नाम से जानते हैं। चलिए आइए देखते हैं जो फर्स्ट फॉर्म है उसे हम पहचानेंगे कैसे और उसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट फॉर्म है जिसे हम V1 कहते हैं, इसका प्रयोग तब किया जाएगा जब कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसके काम के शुरू होने और ख़त्म होने के पता ना चले कि वह काम कब शुरू हुआ और कब ख़त्म होगा। इसका जब पता ना चले तो ऐसे सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे राम और श्याम बाजार जाते हैं। अब यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि जाने का काम कब से शुरू हुआ और कब ख़त्म होगा। चलिए आइए इसका अंग्रेजी अनुवाद देखते हैं। राम एंड श्याम गो टू द मार्केट। यहाँ पे जो राम एंड श्याम हैं वह एक सब्जेक्ट हैं और जो मार्केट है वह एक ऑब्जेक्ट है। इसमें जो गो है वह एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्रिया की पहली अवस्था है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अर्चना कविता लिखती हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद देखते हैं। अर्चना राइट्स पोइट्री। अर्चना जो है इसमें सब्जेक्ट हैं, पोइट्री एक ऑब्जेक्ट है और जो राइट्स है, राइट्स में देखिए जो राइट है वह तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें यस जोड़ा गया है। अभी यस अथवा यस कब लगाया जाता है ये हम अपने आने वाले अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मैं गाना गाता हूँ। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आई सिंग ए सॉन्ग। इसमें जो आई है वो सब्जेक्ट है, सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट है, सिंग एक वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुरेश अच्छा लड़का है। सुरेश अच्छा लड़का है, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा सुरेश इज़ ए गुड बॉय। इसमें जो सुरेश है वह एक सब्जेक्ट है, बॉय एक ऑब्जेक्ट है या नाउन है, और जो गुड है या वर्ब है वो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आप इन सभी वाक्यों में देख रहे हैं कि इनके कार्य के शुरू होने का ना पता है और ना ही अंत होने का पता है। तो ये सभी इन सभी में जो भी वर्ब प्रयोग की जाएगी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। चलिए अब देखते हैं सिंपल पास्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसे कैसे पहचानेंगे और इनका इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे। इसका इस्तेमाल देखिए, जो सिंपल पास्ट है ये अपने आप में ही एक पूरा सेंटेंस होता है और ये हमें बताता है कि कोई ऐसी घटना जो कुछ समय पहले ही घट चुकी है। जब कभी किसी वाक्य से हमें ये पता चले कि कोई घटना कुछ समय पहले ही घट चुकी है तो वहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने खाना खाया। अब मैंने खाना खाया, यहाँ ये पता चल रहा है कि मैं खाना कुछ समय पहले ही खा चुका हूँ। इसे अंग्रेजी अनुवाद में देखते हैं। आई एट द फूड। यहाँ पे जो आई है वह एक सब्जेक्ट है, फूड एक ऑब्जेक्ट है और जो एट है ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद होगा आई गेव यू मनी। यहाँ पे जो आई है वह एक सब्जेक्ट है, मनी एक ऑब्जेक्ट है, गिव एक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी गिव होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आज मोहन ने गाना गाया। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद होगा टुडे मोहन सैंग ए सॉन्ग। टुडे मोहन सैंग ए सॉन्ग। टुडे मीन्स आज होता है, मोहन एक सब्जेक्ट है, सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट है, सैंग एक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म इसकी सिंग होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुरेश बाजार चला गया। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद होगा सुरेश वेंट टू द मार्केट। सुरेश
सब्जेक्ट है, मार्केट एक ऑब्जेक्ट है, वेंट एक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि जो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है वो गो होता है। चलिए अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। देखिए जो पास्ट पार्टिसिपल है ये भी बिल्कुल सिंपल पास्ट की तरह ही होता है। ये भी हमें यह एहसास दिलाता है कि कोई घटना कुछ समय पहले ही घट चुकी है। लेकिन जब कुछ समय पहले घटी घटना के किसी नाउन की दशा या विशेषता बताना हो तब इसका हम प्रयोग करते हैं। तब उस वाक्य में V3 अर्थात क्रिया की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैंने एक घायल पक्षी देखा। अब इस वाक्य में जो घायल पक्षी है वो मेरे सामने नहीं घायल हुई, वो पहले से ही घायल थी, तब मैंने उसको देखा। यहाँ पे घायल पक्षी की दशा को बताया जा रहा है जो कुछ समय पहले ही घायल हो चुकी थी। तो इसमें जो वर्ब प्रयोग होगा वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। इसका अंग्रेजी अनुवाद देखते हैं। आई सॉ ए वुंडेड बर्ड। आई सॉ ए वुंडेड बर्ड। आई एक सब्जेक्ट है और बर्ड एक ऑब्जेक्ट। इसमें जो वुंडेड है यह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे अपना खोया हुआ पर्स मिला। अब यह जो पर्स था वो पहले ही खो गया था तब जाकर मिला है, यानी कुछ समय पहले घटी घटना के बारे में ही बताया जा रहा है। कुछ समय पहले जो घटना घटी थी उसकी क्या विशेषता हुई, उसकी क्या दशा है इस वक्त, वो बताया जा रहा है। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद होगा, आई हैव फाउंड माई लॉस्ट पर्स। लॉस्ट शब्द का मतलब ही है कि वह पहले ही खो गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने रास्ते में एक मरा हुआ सांप देखा। जब मैंने उसको देखा तो वो मर चुका था। सांप को हमने अपने आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखा, वो पहले ही मर चुका था तब हमने उसे देखा। मतलब ये घटना कुछ समय पहले ही घट चुकी है और उसकी दशा को अब बताया जा रहा है, उसकी विशेषता को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ब प्रयोग होगी वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। इसका अंग्रेजी अनुवाद देखते हैं। आई सॉ ए डेड स्नेक ऑन द वे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह एक रिटायर अध्यापक हैं। वो जो अध्यापक हैं वो पहले ही रिटायर हो चुके हैं, जिनके बारे में अब बताया जा रहा है। तो जो पहले घटना घट चुकी है उसकी दशा को अब बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ब प्रयोग होगी वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। जैसे ही इज़ ए रिटायर्ड टीचर, यहाँ जो रिटायर्ड है वह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। चलिए अब देखते हैं कि जो क्रिया की चौथी अवस्था है जिसकी उत्पत्ति फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से होती है, उसका यूज हम कब करेंगे। देखिए जब कभी ऐसा वाक्य बोला जाए जिसमें कार्य लगातार हो रहा हो, जिसमें कार्य के होने का पता चल रहा हो कि कार्य हो रहा है, ऐसी स्थिति में ऐसे वाक्य में हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ। यहाँ पे कार्य के होने का पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है। इसका अंग्रेजी अनुवाद देखते हैं। आई एम ईटिंग फूड। इसमें जो आई है वह सब्जेक्ट है, फूड एक ऑब्जेक्ट है और जो ईटिंग है ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। ईटिंग में जो ईट है वह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसमें आईएनजी जोड़कर हमने इसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बना दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रमेश अंग्रेजी बोल रहा है। रमेश लगातार अंग्रेजी बोल रहा है। इसका जो अनुवाद होगा, रमेश स्पीकिंग इंग्लिश। रमेश एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट है और जो स्पीकिंग है वो हमारी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसमें स्पीक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसमें आईएनजी जोड़कर हमने इसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बना दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुकेश शराब पी रहा है। यहाँ पे मुकेश शराब पी रहा है मतलब काम हो रहा है। इसका अंग्रेजी अनुवाद देखते हैं। मुकेश इज़ ड्रिंकिंग। यहाँ पे जो ड्रिंक है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसमें आईएनजी जोड़कर हमने इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बना दिया, ड्रिंकिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुरेश बाजार जा रहा है। यहाँ पे जो सुरेश है वो बाजार जाने का काम कर रहा है और जा रहा है मतलब काम अभी भी हो रहा है। इसका अंग्रेजी अनुवाद देखते हैं। सुरेश इज़ गोइंग टू द मार्केट। यहाँ पे जो सुरेश है वो सब्जेक्ट है, मार्केट एक ऑब्जेक्ट है और गोइंग एक फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है और मेन वर्ब है। तो गोइंग में जो गो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसमें आईएनजी जोड़कर हमने उसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनाया है। यहाँ देखिए जो क्रिया की पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था और जो चौथी अवस्था है। चौथी अवस्था मतलब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर जिसको बनाया गया है, इनको हमने एक टेबुलेशन फॉर्म में रख दिया है ताकि इसे आप समझें आसानी से और इस तरह से आप इसको याद भी कर डालें।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप किसी बुक से ज़्यादा वर्ब्स की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ फॉर्म को याद कर डालेंगे। जो फोर्थ फॉर्म है उसको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया कम, अब कम में आईएनजी जोड़कर उसको कमिंग कर दिया गया। जैसे लिखा गया है डू, डू में आईएनजी जोड़कर डूइंग कर दिया गया। ड्रिंक, ड्रिंक में आईएनजी जोड़कर ड्रिंकिंग कर दिया गया। आपको बस ये 2 ही याद रखने, 3 ही याद रखने, V1, V2 और V3। इनकी भी उत्पत्ति एक दूसरे से ही होती है। जब हम कभी ग्रामर स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे कि कैसे इन तीनों की उत्पत्ति होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो या हमने समझाने में कोई गलती कर दी हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। इससे आने वाली नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आपको टर्मिनोलॉजी एंड रूल्स के बारे में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो देखना ना भूलिएगा। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो हमारा V1 है उसका मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 का मतलब होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड V3 का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो हमने आपको पहले ही बता दिया। और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, जो चौथी अवस्था होती है, उसका जब निर्माण होता है वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से होता है। तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।